नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा द्वादशी कला वर्ग विषय इतिहास का अध्याय 3 बाह्य आक्रमण व आत्मसातीकरण का भाग 5, जिसका प्रकरण है बौद्ध धर्म का पोषक कनिष्क। हमने कनिष्क के बारे में पढ़ा, कनिष्क की सैनिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ा, कनिष्क के साम्राज्य विस्तार और प्रशासन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कनिष्क का बौद्ध धर्म और उसका पोषक, उसके परिचय के बारे में, बौद्ध धर्म के विभाजन और चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में, कला व साहित्य उन्नति के बारे में। चौथा बिंदु आएगा विदेशी व्यापार की उन्नति आर्थिक स्थिति के बारे में। छठा कुषाण साम्राज्यों का उद्देश्य और प्रभाव, और अंतिम बिंदु है कनिष्क का मूल्यांकन। इन 6 बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम परिचय की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, हमने पढ़ा है कि भारतीय इतिहास में कनिष्क का प्रसिद्ध एक महान विजेता के साथ साथ बौद्धिक धर्म का एक महान संरक्षक के रूप में भी उसको याद किया जाता है। बौद्ध साहित्यों में कनिष्क का उल्लेख दूसरे अशोक के रूप में किया जाता है। देखो उसको कितनी बढ़िया उपमा दी गई है। क्या कहा गया है? दूसरा अशोक, सम्राट अशोक, जिसे प्रोत्साहन और संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म का काफी व्यापक प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म अपनाने के पूर्व कनिष्क क्रमशः ईरानी, यूनानी एवं हिंदू देवताओं में विश्वास करता रहा। इसका प्रमाण ये मिलता है कि देखो, कनिष्क के आरंभिक सिक्कों पर ईरानी देवता मिहिर, अग्नि, अहुर मजदा, यूनानी देवताओं में हेलियोस, हेरिक्लीज व हिंदू देवताओं में सूर्य, चंद्र, शिव आदि के चित्र मिलते हैं। तो इससे ही पता चलता है कि वो ईरानी और हिंदू देवी देवताओं व यूनानी देवी देवताओं में विश्वास करता था। उसके साथ साथ उसकी जो मुद्राएं थी, उस मुद्राओं में बुद्ध के चित्र भी मिले हैं। तो इससे भी ये ज्ञात होता है कि वो बौद्ध धर्म में भी विश्वास रखता था। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि पाटलिपुत्र की विजय के साथ लाए गए प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष, जो हमने उससे पहले वाले प्रकरण में पढ़ा है, भाग में पढ़ा है, अश्वघोष से प्रभावित होकर कनिष्क ने उसी से बौद्ध धर्म की क्या ली थी? दीक्षा ली। कहा जाता है कि शीघ्र ही कनिष्क एक उत्साहित बौद्धि बन गया। अपने धर्म की अभिव्यक्ति में वह अशोक के चिन्हों पर चल पड़ा। यानी अशोक का धर्म सिद्धांत आप लोगों को याद होगा। तो उसने बौद्ध धर्म को राज्यश्रय प्रदान कर कनिष्कपुर, पुरुषपुर, मथुरा एवं तक्षशिला के स्तूप और विहार बनाए। विहार और स्तूपों का निर्माण करवाया। विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को मध्य एशिया तक, यहाँ तक चीन, तिब्बत, जापान आदि देशों में भी भेजा। राजतरंगिणी पुस्तक में लिखा गया है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। हेमसोंग, जो चीनी यात्री था, उसने भी कनिष्क को बौद्ध धर्म का महान संरक्षक और प्रसारक बताया है। कनिष्क द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कनिष्क बौद्ध था और महायान शाखा के प्रसार के लिए उसने प्रयत्न किए। बौद्ध होते हुए भी कनिष्क ने अन्य धर्मों का आदर किया। यूं केवल बौद्ध धर्म का विशेष महत्व दिया, सभी धर्मों को आदर उसने किया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया, जो उसे सिक्कों पर प्रमाणित होती है। अभी हमने पढ़ा ईरानी, यूनानी और भारतीय जो है धर्म, भारतीय भगवान ईश्वर के चित्र उसके सिक्कों पर देखने को मिलते हैं। फिर आता है बौद्ध धर्म का विभाजन और चतुर्थ बौद्ध संगति। अभी हमने पढ़ा महायान शाखा। अब देखो ये कितनी शाखाओं में बटा बौद्ध धर्म, किस प्रकार बटा और क्यों बटा, उसके बारे में। संगति कनिष्क के शासनकाल की एक उल्लेखनीय घटना है। बौद्ध धर्म में उपस्थित विवादप्रस्त सिद्धांतों का निर्णय करने के लिए, यानी बौद्ध धर्म के अंदर भी कुछ विवादप्रस्त बातें थी, उसका निर्णय करने के लिए उद्देश्य से कनिष्क के शासनकाल में एक चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कहाँ हुई वह कश्मीर के कुंडलवन नामक विहार में प्रारंभ की गई। लगभग 500 बौद्ध विद्वानों ने उसमें भाग लिया, ऐसा माना जाता है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र को उसका अध्यक्ष और अश्वघोष को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। वही अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। 6 माह तक
चले इस सम्मेलन में संपूर्ण बौद्ध साहित्य की सूक्ष्मता से जांच की गई। त्रिपिटकों पर टीका लिखकर उसे संपूर्ण रूप से एक ग्रंथ में संकलित कर लिया गया, जिसको क्या नाम दिया गया? महाविभाष्य। महाविभाष्य रखा गया। महाविभाष्य को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। सभी टीकाओं को ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण कर विशेष रूप से निर्मित एक स्तूप में रखा गया। तिब्बती इतिहासकार तारनाथ के अनुसार बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म के तत्कालिक 18 स्कूलों के मतभेदों का निवारण किया और इन सभी स्कूलों को धर्मपरायण स्वीकार कर लिया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई उसमें एक उल्लेखनीय परिणाम यह आया कि बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभक्त हो गई। जनसाधारण में तथा विदेशों में प्रसार के लिए इस समय बौद्ध धर्म के नियमों व सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। इसमें मूर्ति पूजा, स्वर्ग, धार्मिक क्रियाएं आदि स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा का जन्म हुआ, जैसे क्या कहा गया? महायान, जिसको कनिष्क ने स्वीकार किया था, जबकि मूल बौद्ध धर्म को हीनयान कहा गया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज धर्म के रूप में जो है स्वीकार किया, अर्थात मान्यता दी। हीनयान में बुद्ध केवल महापुरुष थे, जबकि महायान में बुद्ध ईश्वरीय अवतार समझकर उनकी मूर्ति पूजा की गई। हीनयान में सत्कर्मों पर बल दिया, जबकि महायान में बुद्ध व बौद्ध सत्वों की पूजा पर बल दिया जाने लगा। हीनयान में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, किंतु महायान में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। ये अंतर है। बौद्ध धर्म की इन्हीं शाखाएं, नई शाखा महायान के उदय के कारण बौद्ध धर्म का विकास और अधिक तेजी से बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी सिद्धांत जो है वो अब क्या हो गए थे? सरल हो गए थे, जिसका पालन जनसाधारण और एक ग्रस्त व्यक्ति जो है बड़ी सरलता से कर सकता था। अन्य धर्मों के समान मूर्ति पूजा का प्रचलन होने से महायान धर्म की लोकप्रियता बढ़ गई। कनिष्क द्वारा महायान को राजधर्म घोषित करने से मध्य एशिया में उसके विशाल साम्राज्य जो है उसमें महायान का विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं उसको उपलब्ध हो गई थी। अब आता है जो है कनिष्क के कला व साहित्य की उन्नति के बारे में। कनिष्क केवल एक महान विजेता ही नहीं, वरन उच्च कोटि का विद्वान और कला प्रेमी भी था। उसने बौद्ध विहार, स्तूप बनवाए और कला का परिचय उसने दिया ही है। कनिष्क एक सर की रहित मूर्ति प्राप्त हुई है, जो मथुरा संग्रहालय में आज भी स्थापित है, जो अभी हमने चित्र में देखी है। मूर्ति निर्माण और स्थापत्य की दृष्टि से कनिष्क का शासनकाल में 3 विभिन्न केंद्रों यानी 3 प्रमुख शैलियों का विकास हुआ, जिसमें एक शैली थी मथुरा शैली, दूसरी शैली थी अमरावती और तीसरी थी गांधार। किंतु महायान के उदय में मूर्ति कला का एक नया मोड़ आया। सीमांत प्रदेश गांधार में यूनानी प्रभाव का कारण बुद्ध की मूर्ति में यूनानी देवताओं का प्रभाव भी दिखाई देने लगा। इसी कारण इस काल को इंडो ग्रीक या ग्रीको बुद्धिस्ट काल भी कहा जाता है या बुद्धिस्ट का कला भी कहा जाता है। किंतु बुद्ध की इन मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः गांधार प्रदेश में होने के कारण इस कला का नाम क्या पड़ा? गांधार कला पड़ा। यानी अगर परीक्षा में प्रश्न आए गांधार कला क्या, तो जिसमें भारतीय व गांधार जो है दोनों यानी यूनानी, भारतीय और यूनानी कला संस्कृति का जो है सम्मिश्रण हो, उसी कला को क्या कहा गया? गांधार कला। इस कला का की एक नवीन शैली गांधार कला शैली जो है जो सामने आई। कनिष्क की राज्य भाषा, अगर हम भाषा की बात करें तो कनिष्क की राज्य भाषा में अनेक उच्च कोटि के दार्शनिक, वैज्ञानिक और साहित्यकार रहते हैं। कनिष्क के दरबार में सबसे महान व्यक्ति जो था, जिसने कनिष्क को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, वो था कवि अश्वघोष, जिसने संस्कृत में बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य की रचना कर उसे अमर कृत्य बना दिया। सौदारनंद महाकाव्य, सूत्रालंकार, शारीपुत्र प्रकरण, ऐसी बहुत सी रचनाएं उनके द्वारा रचित की गई है। शून्यवाद और सापेक्षवाद का प्रवर्तक नागार्जुन कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति के रूप में स्थापित था। वह केवल दार्शनिक नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक भी थे। चरक कनिष्क के राज्य का वेद था।
और एक परीक्षा में प्रश्न आता है कि माध्यमिक सूत्र के सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले भी कौन थे? नागार्जुन। चरक संहिता, वसुमित्र, पार्श्व, संघ रक्षक कनिष्क के समय अनेक प्रसिद्ध विद्वान जो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। कनिष्क के काल में संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में आशातीत उन्नति हुई। उसके दरबार का एक मंत्री जिसका नाम था मंथर, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति था, जिससे वो कनिष्क क्या लेता था? सलाह लेता था। फिर आता है कनिष्क के कला साहित्य की उन्नति के कुछ उदाहरण अगर लें तो सबसे पहले मुद्रा। कुषाण युग के सिक्के बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। कनिष्क प्रथम हुविस्क वाशिष्क ने सोने व तांबे के सिक्के चलाए। कुषाण सिक्कों का एक रुचिकर लक्षण यह था कि कुषाण साम्राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के देवताओं का कुषाण सिक्कों पर क्या था? चित्र अंकित था। दूसरा, निर्माता कनिष्क। क्या नाम दिया उसको? निर्माता कनिष्क। कनिष्क महान निर्माता भी था। उसके मुख्य स्मारक तथा कलाकृतियाँ पेशावर, मथुरा, कनिष्कपुर और तक्षशिला में पाई जाती है। तक्षशिला के सिरमुख नगर उसी का स्थापित किया गया एक नगर है, जिसमें बड़ा भवन, विहार, अन्य भवन काफ़ी इत्यादि हैं। मथुरा उसके समय का एक महान जो है सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था, कला केंद्र माना जाता था। फिर आता है कनिष्क के समय साहित्य व विज्ञान की उन्नति। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि कनिष्क शिक्षा व साहित्य का महान संरक्षक था। फलस्वरूप उसके शासनकाल में साहित्य की विविध विधाओं का जो है सर्वांगीण विकास हुआ है। इस काल में पहली बार संस्कृत लेख लिखे गए। अश्वघोष, भास व शूद्रक इसी विधा के महान साहित्यकार थे। संस्कृत भाषा और उसकी उन्नति के साथ साथ कनिष्क ने केवल संस्कृत भाषा की उन्नति नहीं कह सकते, उसने पाली, प्राकृत भाषा आदि में भी बहुत उत्कृष्ट रचनाएं लिखी। बौद्ध संप्रदाय की प्रगति के फलस्वरूप अनगिनत अवदानों की रचना हुई, जिसे दिव्यावदान कहा जाता है। कनिष्क का दरबार विद्वानों, दार्शनिकों, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों का पोषक था। चरक, सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक, आयुर्वेदाचार्य उसके दरबार में रहते थे। नागार्जुन जैसा महान वैज्ञानिक जिसने सापेक्षवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यूनानियों के संपर्क के बाद इस युग में भारतीय ज्योतिष में नवीन सिद्धांतों की स्थापना हुई और खगोल विद्या की वैज्ञानिक प्रमाणिकता को बढ़ावा मिला। मध्य व रोम साम्राज्य के समर्थकों के परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई तकनीकी विकसित हुई, जिससे तांबे के कुषाण कालीन सिक्के, रोमन स्वर्ण मुद्राएं जिस प्रकार बनती है वैसे ही नकल जो है सामने आई। फिर आता है गांधार कला। गांधार कला की अगर आप बात करें तो 50 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व गांधार कला हमने पढ़ा है, जिसमें किसका सम्मिश्रण देखने को मिलता है? भारतीय कला और यूनानी चित्रकला का। गांधार कला के विकास के लिए कुषाण युग प्रसिद्ध है। मूर्ति कला की गांधार शैली को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंदी, यूनानी आदि नामों से भी जाना जाता है। यद्यपि उस समय यूनानी रोम कलाओं का प्रभाव अधिक था, किंतु इसका विकास भारतीयों ने किया। भारत में गांधार प्रदेश के विकास होने के कारण ही इसको गांधार शैली कहा गया। और गांधार कहाँ? मथुरा। गांधार में भारतीय शिल्पकारों का एशियाई, यूनानी, रोम शिल्पियों से संपर्क हुआ, जिससे नई शैली का उद्भव हुआ। उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा यूनान और रोम शैली मिश्रित शैली से निर्माण की। कनिष्क के समय महायान धर्म के उत्थान के कारण विदेशी शासकों द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने से बुद्ध की मूर्तियां यूनान ढंग से बनने लगी। कनिष्क के समय जो है बहुत सी मूर्तियां जो है यूनानी पद्धतियों और भारतीय सम्मिश्रण यानी गांधार पद्धतियों से निर्माण होने लगी। उसी की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि बुद्ध की मूर्तियां यूनानी ढंग से बनी, जो यूनानियों के पवित्र देवता कौन? अपोलो की भांति लगने लगी थी। भारतीय मूर्ति कला में यूनानियों का महत्वपूर्ण देन है। उसी के साथ साथ अगर हम कहें
तो इसमें यूनानी श्रृंगार तथा अलंकार की प्रधानता है, जैसे भूरे व स्लेटी रंग पत्थरों से बंधी थी, चूने प्लास्टर का प्रयोग होने लगा, भारी ओष्ठ, खींची हुई आंखें, घुंघराले बाल, लंबी मूछें, ओझिल हठयुक्त वस्त्रों से ढकी मूर्तियां बुद्ध की आकृति यथावश्य निकट लाने का प्रयास थी। और हम एक ही लाइन में अगर इसको कहें तो कुषाण काल में ही मूर्ति कला का की गांधार व अमरावती शैलियों का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ और उसने भी सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण हुआ है। फिर आता है शक संवत। शक संवत कनिष्क का स्मरण केवल उसकी विजयों के कारण ही नहीं किया जा सकता, यानी उसने इतने महान कार्य किए, अपितु अधिकांश इतिहासकार एक मत है कि कनिष्क ने जब सिंहासन रूढ़ था, यानी जब राजा था, शासक कर रहा था, होने के समय यानी लगभग 78 ईस्वी से एक नया संवत उसने प्रारंभ किया था, जिसे क्या नाम दिया गया था, शक संवत कहलाया, जिसका प्रचलन आज भी हमारे देश में है। कौन सा संवत? शक संवत। कब से? 78 ईस्वी पूर्व से। फिर आता है विदेशी व्यापार की उन्नति। कनिष्क के विदेशी व्यापार की उन्नति की अगर हम बात करें तो इस युग में विदेशी व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र बन गया और लोगों के आर्थिक जीवन की समृद्धि चिन्ह दिखाई देने लगे। एक मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में जाने वाले विभिन्न मार्गों का विकास हुआ। एक स्थल मार्ग से तक्षशिला काबुल से और दूसरे मार्ग से कंधार ईरान से जुड़ा। कुषाण ने उसे रेशम मार्ग का सिल्क रूट पर नियंत्रण कर लिया और चीन से चलकर मध्य एशिया होते हुए रोम साम्राज्य तक वह मार्ग पहुंचा था और यह रेशम मार्ग कुषाणों का बहुत बड़ा आय का स्रोत था। इस प्रकार भारत के व्यापारी दक्षिण अरब और लाल सागर क्षेत्रों से जुड़ गए और उसी के परिणाम स्वरूप कुषाण काल में भारत को रोम साम्राज्य के साथ काफ़ी समृद्धि हुई। और अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि पुरुषपुर अर्थात पेशावर उसकी प्रथम और मथुरा उसकी द्वितीय राजधानी रही है, जो कुषाणकालीन समृद्धि का प्रतीक बन गई। मथुरा के शोक क्षेत्र की खुदाई में कुषाणकालीन संस्कृति 7 स्तरों पर प्राप्त हुई है। पंजाब में जालंधर, लुधियाना, रोपड़ आदि क्षेत्रों में भी कुषाणकालीन श्रेष्ठ निर्माण जो है प्राप्त हुए हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि उस समय का विदेशी व्यापार काफ़ी उन्नत और काफ़ी अच्छा था। उसके बाद आता है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो धार्मिक जीवन में जो है मौर्योत्तर काल में राजत्व की एक विशिष्ट अवधारणा उभर कर आई। यानी वो विशिष्ट अवधारणा क्या थी कि कुषाण राजाओं ने अपनी तुलना किससे की है? देवताओं से। उन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की। वस्तुतः अगर हम कह सकते हैं कि इन विदेशी शासकों की सामाजिक स्वीकृति हेतु धार्मिक विद्यता आवश्यक थी। ऐसी पद्धति समकालीन रोम, यूनान और ईरानी पद्धतियों में विद्यमान हुआ करती थी। उन्होंने सिक्के पर भी अपने चित्र छापकर अपने प्रभामंडल को राजत्व या देवतत्व सिद्धांत जैसे प्रतिपादित करने का कार्य किया है। फिर आता है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो कुषाणकालीन समाज काफ़ी समृद्ध था। महिलाएं पर्याप्त स्वतंत्र थी। घर में उनके लिए पृथक कक्ष होते थे। पोशाक में एक रूपता थी। गांधार क्षेत्र में लोग सामान्यतः धोती बांधते थे, कमर पर फटा लगाते थे, सर पर रुमाल साफा बांधते थे। समाज समृद्ध विविधताओं तथा अनेक गतिविधियों से परिपूर्ण था। मथुरा के शिलालेखों से स्पष्ट है कि उनके जीवन को अनेक गतिविधियों वाला बताया गया है। नाचने, गाने, वाद्य यंत्रों उपयोग, नाटकों, जादू टोने आदि का भी काफ़ी महत्वपूर्ण उल्लेख जो है बौद्ध धर्म के पोषक कनिष्क के शासनकाल में देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन की हमने बात की, धार्मिक जीवन की बात की। अब हम चलते हैं कुषाण साम्राज्य का उद्देश्य एवं प्रभावों के बारे में। कुषाण साम्राज्य का उद्देश्य और प्रभाव क्या थे? मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात पहली बार अगर कहें तो एक ऐसा विशाल साम्राज्य बना जिसमें न केवल समस्त उत्तरी भारत ही सम्मिलित था, बल्कि उसके बाहर के कई प्रदेश भी उसमें सम्मिलित थे जो मध्य एशिया तक फैले थे। इसी प्रकार भारत बाहर की दुनिया के साथ काफ़ी घनिष्ठ संपर्क में आया। कौन से शासनकाल में? पहला तो मौर्य था, लेकिन दूसरा कुषाण शासनकाल में। इस युग में धर्म, साहित्य, मूर्ति कला का भी
महत्वपूर्ण विकास हुआ, विशेषकर महायान बौद्ध धर्म का उद्भव, गांधार कला व मूर्ति कला का आगमन। एक इतिहासकार हुए जिसका नाम है H.G. रालिनिस, कहते हैं कि कुषाण युग भारतीय संस्कृति के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। निश्चित ही यह कला, साहित्य, विज्ञान, निर्माणों का दौर था। कुषाण काल भारत के इतिहास की ऊंचाइयां प्रदान करने वाला युग था। असंख्य कुषाण भारतीय धर्मों के अनुयायी बन गए। कुषाण ने भारतीय ढंग को अपना लिया। समय के साथ ही वह भारत भूमि में एकाकार हो गया। अंत में कुषाणों ने भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर उसकी मुख्य धारा में क्या कर दिया, विलीन हो गए। अब आता है उसका अगला बिंदु, कनिष्क का अगर हम मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन में हम ये पाएंगे कि कनिष्क एक महान योद्धा और एक महान सम्राट था, जिसने धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य सभी को प्रोत्साहित किया। साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि लगभग 23 वर्ष तक शासन करने के पश्चात भी कनिष्क निरंतर युद्धोत्तर रहा। इसी तंग आकर उसी के सेनापतियों ने, कहा जाता है कि उसकी हत्या कर दी। कनिष्क प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक था, एक महान योद्धा, एक महान साम्राज्य निर्माता, कलाकारों और विद्वानों का आश्रयदाता। अपनी सैन्य सफलताओं में वह समुद्रगुप्त का अग्रगामी और हर्षवर्धन के समान वह बौद्ध धर्म का प्रचारक था। अशोक की तरह एक महान सम्राट निर्माता। बौद्ध अनुसूक्तियों से कनिष्क के अनेक निर्माणों का उल्लेख मिलता है। कनिष्क की तुलना अशोक से की गई है। बौद्ध धर्म के प्रभाव से दोनों ने एक महान परिवर्तन किए हैं। बौद्ध धर्म में सुधार के लिए उसने अशोक की तरह बौद्ध संगति का आयोजन किया। धर्मांत होने के साथ साथ वह विद्या अनुरागी भी था। उसका दरबार सम्राट विक्रमादित्य के समान विद्वानों से अलंकृत था। भारतीय विद्वानों के अतिरिक्त एक यूनान अभियंता भी वो माना जाता है। भारतीय विद्वानों के सहयोग से उसने संस्कृत भाषा को भी उन्नत किया है। कनिष्क अपनी मुद्राओं के लिए भी इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने स्वर्ण मुद्राएं ये बताती है कि वह देश में कितना महान सम्राट रहा होगा। उसने रोम के साथ जो है मैत्रिक संबंध, व्यापारिक संबंध स्थापित किए। भारत में वस्त्र, आभूषण, प्रसाधन सामग्रियां निर्यात होती थी और स्थान पर सोना भारत में आता था। ये तो था कनिष्क का मूल्यांकन। उसके बाद आता है कनिष्क साम्राज्य का पतन। अब आता है पतन की बात अगर करें तो महान कुषाण साम्राज्य कनिष्क प्रथम के समय अपने गौरव को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा गया और इसी समय में कुषाण साम्राज्य से केवल भारत ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के शासक भी क्या कहते थे, भयभीत होते थे, डरते थे। किंतु इसी गौरव को कनिष्क प्रथम उत्तराधिकारी अशूण न रख सके। अशूण का मतलब उसको स्थापित न रख सके और उसे अधिकांश राज्य भारतीय शासकों के हाथ में आ गए। उसके मुख्यतः नाग, मालव, कुणिद वंश अथवा जातियां थी। एक मत यानी एक बात अगर कहें तो एक मत के अनुसार हम कह सकते हैं कि उसके पतन के जिम्मेवार कारणों में महत्वपूर्ण कारण उसका भारतीय जातियों में घुल मिल जाना था। ईरान में सैसनियन साम्राज्य के उदय को भी कुछ इतिहासकार उसकी अवनति के कारणों में गिनते हैं। अगर हम कहें तो जिसके कारण कुषाण साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये था कुषाण साम्राज्य के पतन के कारण। अभी स्क्रीन पर कुछ गरकारी आपको नजर आ रहा होगा। इसको जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में शुद्ध लेखनी में स्पष्ट रूप से लिखना है। धन्यवाद। अगला जो है भाग इसी पाठ का हूण साम्राज्य जो अगले प्रकरण में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।